गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 10th का हिस्ट्री का नेशनलिज्म इन यूरोप इसी चैप्टर के आगे के टॉपिक्स को आज हम पढ़ेंगे। तो आज का जो हमारा जो टॉपिक जो है वो है द रेवोल्यूशनरीज। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए, द रेवोल्यूशनरीज, इस टॉपिक से ही ये पता चलता है, रेवोल्यूशनरीज का मतलब होता है क्रांतिकारी। द रेवोल्यूशनरीज यानी क्रांतिकारियों का युग। ठीक है, यानी होता क्या है कि आपने इससे पहले पढ़ा था, मैंने आपको ये बतलाया, थोड़ा पीछे की बात को मैं आपको कनेक्ट कर दूं। देखिए क्या होता है कि 1815 में जो है आपको वाटरलू की लड़ाई होती है, नेपोलियन की हार हो जाती है। नेपोलियन के हार जाने के बाद फिर क्या होता है, ट्रीटी ऑफ वियना होता है। इस ट्रीटी ऑफ वियना के बाद क्या किया जाता है, फिर से आपको जो है मोनार्कियल रूल को एस्टैब्लिश कर दिया जाता है। ठीक है, तो अब क्या होता है कि मोनार्कियल रूल को एस्टैब्लिश कर दिया जाता है और अब मोनार्क का विरोध करना इतना आसान नहीं था। ठीक है, यानी अगर कोई भी व्यक्ति अगर जो है ट्रीटी ऑफ वियना के खिलाफ जाता है या मोनार्क का विरोध करता है, उसे सख्त सजा दी जाएगी। यानी अब मोनार्क जो है वो पहले जैसा नहीं रहे, मतलब कि और ज़्यादा ऑटोक्रेटिक हो चुके हैं, निरंकुशवादी हो चुके हैं। मतलब कि अब जो है अगर आप मोनार्क का विरोध कर रहे हैं तो मोनार्क इसके लिए आपको सख्त सजा आपको दिया जाएगा मोनार्क के द्वारा। ठीक है, तो हम लोग देखिए आफ्टर 1815 यानी वर्ष 1815 के बाद द फियर ऑफ रिप्रेशन यानी क्रांतिकारियों के अंदर जो है ना एक डर का माहौल पैदा हो गया था। 1815 के बाद क्रांतिकारियों के मन में एक डर सा पैदा हो गया। डर किस चीज का? डर मोनार्क से पनिशमेंट जो मिल रहा था उसका डर। यानी लोगों के अंदर ये डर सता रहा था, क्रांतिकारियों को ये डर सता रहा था कि भाई अगर हम लोग जो है अगर किसी भी प्रकार का मोनार्क के खिलाफ जाएंगे तो कड़ी सजा हमें मिलेगी। ठीक है, तो आफ्टर 1815 द फियर ऑफ रिप्रेशन ड्रोव मेनी लीगल नेशनलिस्ट यानी वर्ष 1815 के बाद जो फियर जो था, डर जो था, ठीक है, किसके अंदर? रेवोल्यूशनरीज के अंदर। ठीक है, तो बहुत सारे जो रेवोल्यूशनरीज जो थे, क्रांतिकारी जो थे, वो डरे हुए थे। ठीक है, सहमे हुए थे। ठीक है, क्यों? क्योंकि एक तो उनके जो है क्रांति के जो उन्होंने किया था, ठीक है, उसके कारण बस उन्हें अब क्या होगी, कड़ी सजा दी जाएगी, जिसके बारे में अभी हम लोग देखेंगे कि गुस्ताव मैज़नी को जो है आपको रेवोल्यूशन करने के लिए उनको सजा दे दिया जाता है। तो ड्रोव मेनी लिबरल नेशनलिस्ट अंडरग्राउंड, बहुत सारी उदारवाद राष्ट्रवाद लोग जो थे ना वो अब क्या हो गए हैं, अंडरग्राउंड हो चुके हैं। यानी वो बहुत सारे उदारवाद राष्ट्रवादी लोग क्या हो गए हैं, अंडरग्राउंड छिप चुके हैं। ठीक है, तो मेनी सीक्रेट सोसाइटीज वेर फॉर्म, बहुत सारे सीक्रेट सोसाइटीज का गठन किया गया। सीक्रेट सोसाइटीज क्या है? सीक्रेट सोसाइटीज का मतलब होता है गुप्त तौर पे संगठन जो काम करे, जो कि लुक छिप कर काम करता है, हिडन वे में ये संगठन जो होगा वो काम करेगा। ठीक है, तो बहुत सारे सीक्रेट सोसाइटीज जो है वो तैयार हो गए। ठीक है, यूरोप में। ठीक है, यानी पूरे यूरोप में जो है अब क्या हो रहा है कि जो है पहले जिस तरीके से नेशनलिस्ट लोग काम करते थे ना, अब उस तरीके से वो काम नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, यानी पहले वो जो खुलकर विरोध कर सकते थे, किसका? मोनार्क का। ठीक है, लेकिन अब क्या हुआ, मोनार्क के द्वारा जो भी चीजें सेटअप की गई है ना उनका खुलकर ये विरोध नहीं कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर पकड़े जाएंगे तो इन्हें कठोर सजा दी जाएगी। तो इसके कारण बस बहुत सारे उदारवाद राष्ट्रवादी सोच के लोग क्या हो गए, वो अब छिप गए हैं। ठीक है, क्योंकि उन लोगों ने कहा कि भाई नहीं भाई, हमें जो है उदारवादी और राष्ट्रवादी विचारों को अगर हम प्रोपोगेट करेंगे तो कहीं जो है हमें सजा नहीं मिल जाए। मतलब सीधे ध्यान में ये रखिए कि अगर ये लोग इस तरीके का काम करते हैं, यानी ट्रीटी ऑफ वियना के बाद से जो भी चीजें सेटअप की गई है, अगर उसका ये लोग विरोध करेंगे तो इन्हें कड़ी सजा दी जाएगी। तो उस समय रेवोल्यूशनरी होना जो है वो बहुत ही कठिन काम था। ठीक है, तो बहुत सारे सीक्रेट सोसाइटीज जो है वो बनाए गए थे यूरोप में। ठीक है, टू ट्रेन, ये सीक्रेट सोसाइटीज क्यों बनाए गए, ये गुप्त संगठन क्यों बनाए गए? ये गुप्त संगठन को बनाने का मकसद बस यही था कि लोग वैसे उदारवाद राष्ट्रवादी विचारधारा के लोगों को ट्रेनिंग देना,
उनको जो है ट्रेन करना, ताकि वो जो है लिबर्टी और फ्रीडम की आइडियाज को जो है प्रोपोगेट करें, यानी विस्तार करें, ठीक है। यानी वो दूसरे लोगों को क्या करें, लिबर्टी और फ्रीडम जैसे जो है बातों को जो है लोगों तक पहुंचाएं, ठीक है, लोगों को अवेयर करें, लोगों को यूनाइट करें, ठीक है। तो बहुत सारे सीक्रेट सोसाइटीज यूरोप में बनाए गए थे टू ट्रेन रेवोल्यूशन। मकसद क्या था, रेवोल्यूशनरीज को ट्रेन करना एंड स्प्रेड आइडियाज। तो ये कौन से आइडियाज थे, ये वही आइडियाज जो मैंने अभी आपको बताया, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रीडम, इन्हीं सभी के विचारों को, ठीक है। अब क्या होता है कि टू बी रेवोल्यूशनरी, उस समय क्रांतिकारी होने का मतलब क्या था, उस समय क्रांतिकारी होने का मतलब था कि आप क्या कर रहे हैं, मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के खिलाफ जा रहे हैं। वो मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो कि ट्रीटी ऑफ वियना के बाद एस्टैब्लिश हुआ था, ठीक है। यानी आप जो है सिर्फ मोनार्क के विरोध में नहीं जा रहे, बल्कि वो सभी देश, ब्रिटेन, रशिया, प्रसिया, ऑस्ट्रिया, जिन्होंने मिलकर जो है आपको नेपोलियन को हराया, उन्होंने ही जो है वियना के संधि में फिर से जो है सेटअप जो है वो वापस लाया। किसे कौन सा इलाका दिया जाएगा, ठीक है, किसे कहां का साम्राज्य का जो है राजा बनाया जाएगा, क्या क्या व्यवस्थाएं अपनाई जाएगी, तो ये सारी बातें जो है वो ट्रीटी ऑफ वियना में आई थी। तो आप सिर्फ मोनार्क का विरोध नहीं कर रहे हैं, बल्कि आप वियना के संधि में जितने भी देश मौजूद थे उनका भी आप क्या कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, ठीक है। अब आगे देखिए, दे फाइट फॉर लिबर्टी, उन्होंने लड़ाई लड़ी किस लिए, आजादी के लिए, फ्रीडम, ठीक है, दे फाइट फॉर लिबर्टी एंड फ्रीडम, इन्होंने लड़ाई किस लिए लड़ी भाई, तो लिबर्टी और फ्रीडम के, एंड स्ट्राइक, यहाँ स्ट्राइक का मतलब हड़ताल नहीं है, यानी इन लोगों ने दे फाइट फॉर लिबर्टी एंड फ्रीडम, इन लोगों ने लड़ाइयां लड़ी किस लिए भाई, तो लिबर्टी के लिए, फ्रीडम के लिए, एंड स्ट्राइक फॉर क्रिएटिंग, और हमेशा जोर देते रहे लिबर्टी और फ्रीडम के विचारों के लिए ये लड़ रहे थे और हमेशा जोर दे रहे थे कि राष्ट्र का गठन, ठीक है। लिबर्टी मैंने पहले भी आपको बताया था, लिबर्टी सोशली, इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली, लिबर्टी जो है आपको लिबरलिज्म का मीनिंग बहुत सा होता है, ठीक है, सोशली, इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली। सोशली आपको सभी लोगों को वोटिंग का अधिकार दिया जाए, सभी लोगों के अंदर को जो है किसी प्रकार का कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो, ठीक है। पॉलिटिकली जो है व्यापार जो है वो सही तरीके से होना चाहिए, किसी प्रकार का कोई भी गुड्स के मूवमेंट्स में जो है कोई रेस्ट्रिक्शंस ना हो, ठीक है। एक तरीके का जो है आपको जो कॉइन्स या फिर जो है पैसों का प्रचलन हो, ठीक है, जो और वेट और मेजर्स भी एक तरीके का हो। ये हो गया आपका क्या, इकोनॉमिकली, ठीक है, कोई भी व्यक्ति कहीं भी अपना जो है व्यापार कर सकता है। पॉलिटिकली कि भाई जो व्यक्ति जो चुना जाए, यानी कि एक रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो, लोगों को अधिकार हो अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनने का, ठीक है। तो यही बात आया कि दे फाइट फॉर लिबर्टी एंड फ्रीडम एंड स्ट्राइक, और हमेशा क्या करते थे, निरंतर प्रयास करते रहते थे कि क्या करने के लिए, नेशन का गठन करने के लिए, यानी पैच वर्क नहीं रहना चाहिए, यानी यूरोप जो है वो अलग अलग साम्राज्यों का टुकड़ा बनकर सिर्फ नहीं रहे कि अलग अलग जगहों पर अलग अलग जो है राजाओं का शासन है, ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि ये क्या होना चाहिए, एक नेशन के तौर पर होना चाहिए, एक राष्ट्र का गठन करना ये चाहते थे। और इसके लिए क्या करते थे, स्ट्राइक कर रहे थे, वो हड़ताल नहीं बल्कि कंटिन्यूअसली प्रयास कर रहे थे, ठीक है। इनका प्रयास था कि राष्ट्र का गठन किया जाए। अब आगे देखिए, अब हम लोग बात करते हैं गुस्सीपी मैज़नी, बहुत ही चर्चित नाम है, एग्जाम में ये क्वेश्चन आता भी है कि गुस्सीपी मैज़नी के बारे में, ठीक है। तो देखिए गुस्सीपी मैज़नी क्या थे, गुस्सीपी मैज़नी जो थे ना, ये आप उनका जन्म जेनेवा में हुआ था, ठीक है। जेनेवा जो है ये लिगुरिया का जो है राजधानी, जेनेवा जो है वो लिगुरिया की राजधानी है, ठीक है। तो जेनेवा में इनका जो है जन्म हुआ था, और ये जो है इटली का एक इलाका है, कौन, जेनेवा, जेनेवा जो वो इटली का ही एक इलाका है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है कि इटली में आपको जो है, इटली आप पहले जो है पढ़े होंगे या फिर आगे आपको ये बातें बताई जाएगी यूनिफिकेशन ऑफ इटली में। इटली जो है ना 7 जो है अलग अलग किंगडम्स में बटा हुआ था, जहां पर सिर्फ सार्डिनिया पिडमोंट जो था यही एक इटालियन राजघराना के द्वारा शासन यहाँ पर होता था, ठीक है। तो अब क्या होता है कि गुस्सीपी मैज़नी का जन्म जो है वो कहाँ होता है, जेनेवा में। कब होता है, 1807 में। कब होता है, 1807 में। इटालियन रेवोल्यूशनरी
इटली के ये क्रांतिकारी थे जिनका जन्म जेनेवा शहर में होता है। जेनेवा कहाँ है? तो जेनेवा इटली में है, ठीक है। और कब होता है? तो 1807 में होता है। 24 वर्ष की आयु में जो है, ठीक है, इन्होंने क्या किया कि आपको जो है विरोध किया। 24 वर्ष की आयु में इन्होंने एक प्रयास किया, किस चीज का भाई? तो मोनार्कियल सेटअप का विरोध इन्होंने किया, ठीक है। तो लिगुरिया में इन्होंने एक क्रांति को अंजाम दिया। तो यानी मान लीजिए कि 1807 में इनका जन्म हुआ, तो यानी 1831 में क्या किया इन्होंने? 1831 में इन्होंने एक क्रांति को अंजाम दिया। कहाँ? तो लिगुरिया में, ठीक है। तो देखिए, मेंबर ऑफ सीक्रेट सोसाइटी, तो इटालियन रिवॉल्यूशनरी थे जिनका जन्म कहाँ हुआ था? जेनेवा में। मेंबर ऑफ सीक्रेट सोसाइटी ऑफ कार्बोनारी, कार्बोनारी के ये एक सदस्य थे। ये भी एक चीज जान लीजिए, कार्बोनारी क्या है? कार्बोनारी एक ऐसी जो है सोसाइटी थी जिसकी स्थापना जो है वर्ष 1800 में हुई थी, और इस सोसाइटी का मूल मकसद यही था इटली का यूनिफिकेशन करना, यानी इटली को राष्ट्र के तौर पर गठन करना। यही जो है कार्बोनारी का जो मूल मकसद था। और कार्बोनारी संगठन के ही ये शुरुआत में क्या थे? सदस्य थे। और इसके सदस्य रहते के साथ साथ इन्होंने क्या किया? कुछ और अपना अलग से जो इन्होंने सीक्रेट सोसाइटी बनाया। मकसद था इटली के यूनिफिकेशन के साथ साथ और भी अन्य इलाकाओं को यूनिफाई करना, यूरोपियन स्टेट्स को यूनिफाई करना, ठीक है। तो इटालियन रिवॉल्यूशनरी बॉर्न इन जेनेवा, मेंबर ऑफ सीक्रेट सोसाइटी ऑफ कार्बोनारी। यहां तक आपको क्लियर है? अब आगे देखिए, एक्साइल फॉर अटेम्प्टिंग रेवोल्यूशन इन लिगुरिया, एक्साइल फॉर अटेम्प्टिंग रेवोल्यूशन इन लिगुरिया। लिगुरिया में इन्होंने एक क्रांति को अंजाम दिया, जिसके कारण उस क्या किया गया? लिगुरिया से इनको धक्के मारकर निकाल दिया गया, ठीक है। वहां से इनको जो है सजा यही दिया गया कि लिगुरिया से इन्हें निष्कासित कर दिया गया, ठीक है। अब इसके बाद वहां से निष्कासित होने के बाद क्या करेंगे? निष्कासित होने के बाद इन्होंने क्या किया कि 2 सीक्रेट सोसाइटीज का गठन किया, ठीक है। 2 इन्होंने गुप्त संगठन बनाए। यंग इटली, देखिए, यंग इटली इन मार्सिलीज, मार्सिलीज में क्या इन्होंने क्या बनाया? यंग इटली नाम का एक संगठन बनाया मार्सिलीज में, और यंग यूरोप नाम का एक संगठन बनाया कहां? बर्न में, ठीक है। तो यंग इटली और यंग यूरोप, ये 2 संगठन जो है इन्होंने तैयार किया, ठीक है। और इन संगठन का मकसद क्या था? यंग इटली और यंग यूरोप, ठीक है। इस संगठन का मकसद बस यही था कि इटली को यूनिफाई करो। और इसमें जो सदस्य जो थे ना, वो कहाँ के थे? इसमें जो आपको यंग इटली और यंग यूरोप, ये जो संगठन जो है ना, इसमें जो सदस्य जो थे ना, यूथ मेंबर्स थे, यानी नौजवान जो सदस्य जो थे ना, वो आपको रशिया, पोलैंड, फ्रांस, जर्मनी, इन सभी देशों के लोग जो थे वो इसके मेंबर थे, ठीक है। क्योंकि वो लोग भी चाहते थे, जर्मनी भी चाहता था कि हम भी पैच की तरह नहीं रहे। आपको पता ही होगा, नेपोलियन ने जो है इसको जो है 29 स्टेट्स का कन्फेडरेशन बना तो दिया था, लेकिन जर्मनी जो है अभी राष्ट्र के अस्तित्व में आया नहीं था, ठीक है। पोलैंड भी नहीं आया था। तो यहाँ के पोलैंड का तो आपको हाल पता ही है कि पोलैंड का हाल क्या हुआ कि पोलैंड जो आगे चलकर बट गया था। कुछ हिस्सा रशिया को मिल गया, ठीक है, कुछ हिस्सा दूसरे देशों को मिला। तो कहने का मतलब ये है कि आपको पोलैंड के लोग, फ्रांस के लोग, साथ ही साथ आपको जर्मनी के लोग, ठीक है, इन सभी देश के जो है यूथ जो थे ना, वो लोग इसमें शामिल थे। क्यों? क्योंकि उनका भी मकसद था कि भाई हम भी अपने राष्ट्र का गठन करें, ठीक है। तो यहाँ के सीक्रेट सोसाइटीज थे, तो यहाँ पर के सीक्रेट सोसाइटीज में जो मेंबर्स जो थे वो कौन थे? वो अन्य यूरोपियन देशों से थे, जो कि ये चाहते थे कि हम भी क्या करें, हम भी जो है जिस तरीके से गुस्पी मैजनी ने कदम उठाया है यूनिफिकेशन ऑफ इटली को लेकर, वैसे ही हम भी अपने कंट्री को जो है यूनिफाई करें, यानी हम भी अपना एक राष्ट्र के तौर पर गठन करें, यानी साम्राज्यों को किसमें बदल दें? हम राष्ट्र में बदलें। अब आगे देखिए, आगे अब क्या होता है? इसके बाद यहाँ पर यंग इटली, यंग यूरोप का तो इन्होंने गठन कर दिया। अब इसके बाद क्या होता है कि मैजनी का एक मानना ये है कि भाई गॉड हैड इंटेंडेड नेशंस टू बी द नेचुरल यूनिट ऑफ मैनकाइंड, यानी भगवान का भी ये मानना है कि इंसान जो है अलग अलग टुकड़ों में बटा हुआ नहीं रहे, इंसान जो वो राष्ट्र के तौर पर एक यूनिट में बटा हुआ है। यानी यूनिट क्या हो? लोगों का ये इकाई क्या हो? राष्ट्र ही लोगों की पहचान हो, ठीक है। ये जो है मैजनी ने कहा।
तो मैजनी ने ये शब्द जो कहकर क्या किया, इससे उन्होंने जो है एक ऐसे जो है राष्ट्र की कल्पना को उन्होंने बताया कि जहां पर किसी प्रकार का कोई भी भेदभाव नहीं हो, जहां समानता हो, ठीक है, और लोगों की एक अपनी पहचान हो, एक अलग अपना सीमा क्षेत्र हो, ठीक है। ये उनका एक जो है इस इमेजिनेशन के पीछे छुपी हुई बात थी, क्योंकि वो ये चाहते थे कि भाई एक नेशंस के तौर पर गठन हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पर मैजनी ने जो है ये अपनी बात कह दी, ठीक है। तो अब क्या होता है कि ड्यूक मेटरनिच, याद होगा ये आपको नाम, ऑस्ट्रिया के चांसलर थे ड्यूक मेटरनिच, ठीक है। इन्होंने क्या कहा था कि भाई मैजनी को सबसे बड़ा सामाजिक दुश्मन बताया था। किस चीज का सबसे बड़ा सामाजिक दुश्मन, ठीक है, किसको, गुसेपी मैजनी को, द बिगेस्ट एनिमी ऑफ सोशल ऑर्डर। क्यों? क्योंकि जिस तरीके का सेटअप जो है मेटरनिच के द्वारा बनाया गया था उसको ये फॉलो नहीं कर रहे थे। तो फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। अगले क्लासेस में मैं आगे के आपको चैप्टर्स के नेक्स्ट